मॉर्निंग एवरीवन, आई होप के सब अच्छे होंगे। चलिए जी, ईबीसीएल में आज हम हमारे मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 12th क्लास के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास एक चैप्टर था बैंकिंग। उस चैप्टर में सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा बहुत डिफाइन किया हुआ था। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शन क्या है वो डिफाइन किए हुए थे। उसके अलावा वहां पे एक टॉपिक था कि सेंट्रल बैंक कैसे इंडिया में मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। तो काफी हद तक वो टॉपिक आपके इस चैप्टर के अंदर भी रहने वाले हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको आपके माइंड में आएगा कि हमने +2 में ये चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, चलिए जी, तो हमारा एक्ट स्टार्ट करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए, इंडिया में जो सबसे बड़ा जो सुप्रीम बैंक है दैट इज सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक जो इंडिया में है दैट इज आरबीआई। आरबीआई जो है हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है और सोल अथॉरिटी है नोट इश्यू करने की। साथ ही साथ जितने भी इंडिया में अदर बैंक्स हैं, अदर कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, अदर कोई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उन सबको कंट्रोल करना, उन सबको मैनेज करना, उन सबको सुपरवाइज करना, ये पावर भी किसके पास है सर? सेंट्रल बैंक के पास है। तो सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा आरबीआई। जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है जो सोल अथॉरिटी है नोट इश्यू करने की और सबसे सुप्रीम बैंक है, ऐसे ही वेरियस कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सेंट्रल बैंक होते हैं। ठीक है, तो हमको हमारे वाले सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ जो इंडिया में आरबीआई बैंक है उसके लिए स्पेशली आरबीआई एक्ट बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग वो बैंक काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एस्टेब्लिश्ड द रिजर्व बैंक and set in motion a series of reform culminating in the start of its operations in the year 1935। देखिए, ये कह रहा है कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया? इसके अकॉर्डिंग इंडिया में रिजर्व बैंक बनाया गया। और जो रिजर्व बैंक है इंडिया में वो ईयर 1935 में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखिए जी आगे, सिंस देन द आरबीआई's रोल एंड फंक्शंस हैव अंडरगोन न्यूमरस चेंजेस विद द चेंज इन द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये कह रहा है कि जब से इंडिया में 1935 से इंडिया में आरबीआई एक्ट आया है, आरबीआई बैंक आया है, तो आरबीआई बैंक के आने के बाद अगर हम आज के टाइम के आरबीआई बैंक को 1935 के आरबीआई बैंक से कंपेयर करें तो ये कह रहा है कि आरबीआई बैंक के रोल के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर और फंक्शंस के अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। स्टार्टिंग एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक, द रिजर्व बैंक वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949। मतलब जब 1935 के अंदर ये बैंक स्टार्ट किया गया था तो एक प्राइवेट बैंक था और 1949 में इस बैंक को नेशनलाइज किया गया। इसका मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में इसको कन्वर्ट किया गया। इट देन एज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री एंड इट्स पीपल। द आरबीआई's नेशनलाइजेशन एम्ड एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड दोज ऑफ सेंट्रल बैंक। और कह रहा है कि जब से मतलब 1949 से इस बैंक को नेशनलाइज किया गया, ये बैंक गवर्नमेंट कंट्रोल में आया, तब से इस बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या बन गया? कंट्री के पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना, साथ ही साथ इंडिया में मनी सप्लाई कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं। द प्रीएम्बल टू द आरबीआई एक्ट, जो आरबीआई एक्ट का प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आरबीआई एक्ट का, वो क्या बोलता है? अंडर विच इट वाज कंस्टिट्यूटेड स्पेसिफाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो कह रहे हैं कि जो आरबीआई एक्ट का प्रीएम्बल है उसमें आरबीआई बैंक के ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं कि जो आरबीआई बैंक है वो किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया है। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, मतलब जो आरबीआई बैंक है वो सोल अथॉरिटी है नोट्स इशू करने के लिए, एंड कीपिंग द रिजर्व, और साथ ही साथ इंडिया में टोटल
जो फॉरेन करेंसी है उसका रिजर्व कहाँ मेंटेन होगा, आरबीआई के पास मेंटेन होगा, विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द इंडिया। हमारी कंट्री में पैसे की स्टेबिलिटी रहे, मनी स्टेबल रहे, मनी सप्लाई स्टेबल रहे, इसके ऊपर भी ध्यान कौन रखेगा, आरबीआई बैंक ध्यान रखेगा। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी, कौन सी करेंसी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, डीमोनेटाइजेशन, रीमोनेटाइजेशन, उसके ऊपर डिसीजन लेगा आरबीआई, किससे मिलकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर के। एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। क्रेडिट सिस्टम मतलब लोन वगैरह की बात कर रहे हैं, लोन्स एडवांसेस की बात हो रही है, क्योंकि जनरली जो कमर्शियल बैंक है उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक है इंडिया के, वो किन पॉलिसीज के बेस पे पब्लिक को लोन देंगे, ये भी कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा। आगे बोल रहे हैं, द ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल होल्ड गुड एज एविडेंट फ्रॉम द मल्टीफेसेटेड फंक्शंस दैट द रिजर्व बैंक परफॉर्म टुडे, इट्स रोल एंड प्रायोरिटीज हैव changed in tandem with national priorities and global developments. Essentially, the Reserve Bank has demonstrated dynamism and flexibility to meet the requirements of an evolving economy. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो आरबीआई एक्ट का प्रीएम्बल था और प्रीएम्बल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हुए थे, उनको अचीव करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए आरबीआई काम कर रहा है। बहुत से इंटरनल चेंजेस आरबीआई में किए गए कि पहले के टाइम में आरबीआई बैंक कैसे काम करता था, क्या फंक्शंस थी, क्या ड्यूटीज थी, और आज के टाइम में आरबीआई बैंक की क्या ड्यूटीज बन गई है, क्या फंक्शंस बन गए हैं। तो कह रहा है कि उसके अंदर डायनामिक चेंज आया है, पर ऑब्जेक्टिव वही है जो अचीव करना है, जो प्रीएम्बल में डिफाइन किया हुआ है। अ कोर फंक्शन ऑफ आरबीआई इन द पास्ट ईयर्स हैज बीन द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कंट्रोल करने की जो पॉलिसी होती है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है इंडिया में, मनी सप्लाई करने वाली आरबीआई। पूरे इंडिया के अंदर पैसा आरबीआई के थ्रू आता है, तो कितना पैसा मार्केट में आएगा, कितना ज्यादा आएगा, कम आएगा, किस क्वांटिटी में आएगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। तो एक मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिस पॉलिसी के थ्रू हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड एंश्योरिंग एडिकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में मनी सप्लाई कंट्रोल की जाएगी। अब अगर कंट्री के अंदर पैसा ज्यादा होगा, अगर पब्लिक के पास ज्यादा पैसा होगा, ठीक है, कंट्री में मनी सप्लाई क्या है, ज्यादा है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन होगी, महंगाई बढ़ेगी। और अगर मार्केट के अंदर पैसा कम होगा, पब्लिक के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो डिफ्लेशन आएगा, मंदा आता है। तो ज्यादा पैसा होना भी नुकसानदायक है और कम पैसा होना भी नुकसानदायक है। तो एक बैलेंस्ड मनी सप्लाई होनी चाहिए कंट्री के अंदर, जिसको मेंटेन कौन करेगा, आरबीआई। और कैसे मेंटेन करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल की जाती है वो हम पढ़ेंगे, मेथड्स दे रखे हमको आगे कि मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए आगे, टू दीज वाज एडेड इन मोस्ट रिसेंट टाइम्स द गोल ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैज स्पेंड इट्स रोल फ्रॉम एक्सटर्नल अकाउंट मैनेजमेंट टू ओवरसाइट ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज एज ऑल्सो ऑफ मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के साथ साथ जो आरबीआई बैंक है उसके रोल को और इंक्रीज किया गया, जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब हमारी कंट्री गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर डेट का बर्डन कितना है, कर्जा कितना है, लोन कितना है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को मेंटेन करना, उनकी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की बिहाफ पे सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना, ये सारा काम भी कौन करेगा, आरबीआई करेगा। उसके बाद देखिए आगे, द रिजर्व बैंक डिजाइंस and implements the regulatory policy framework for banking and non-banking financial institutions with the aim of providing people access to the banking system, protecting depositors' interest and maintaining overall health of financial system। अब कह रहा है कि जो आरबीआई बैंक है वो इंडिया में कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। साथ ही साथ जो एनबीएफसीज इंडिया में है
एनबीएफसी कौन? ऐसी कंपनीज जो कंप्लीटली बैंकिंग कंपनीज नहीं है, पर उनका फंक्शन, उनके जो मेन फंक्शन है वो कैसे हैं? बैंक के जैसे हैं। तो कह रहा है कि इंडिया में जितनी भी बैंकिंग कंपनीज होंगी, जो कमर्शियल बैंक होंगे, उनको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई करेगा। साथ ही साथ इंडिया में जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका रेगुलेटर भी कौन है? आरबीआई है। Its function of regulating the commercial banking sector, which emerged with the enactment of Banking Regulation Act 1949, has over the time expanded to cover other entities. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी कमर्शियल बैंक इंडिया में हैं, उनको कंट्रोल करने की, उनको रेगुलेट करने की पावर किसके पास जा रही है? आरबीआई के पास जा रही है। Thus, amendment to Banking Regulation Act brought corporative banks and regional rural banks under the Reserve Bank's jurisdiction, while amendment to the RBI Act saw development of finance institutions, non-banking financial companies, and primary dealers coming under its obligations as these entities became important players in the financial system and market. तो कह रहे ज्यादा कवरेज के लिए, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया ताकि कमर्शियल बैंक्स के अलावा और भी जो अदर एंटिटीज हैं, जो बैंक के जैसे काम कर रही है पर बैंक नहीं है, उनको भी क्या किया जाए? कवर अप किया जाए। किसके अंदर? आरबीआई के अंडर। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया और कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स कौन से होते हैं? ऐसे बैंक जो बैकवर्ड एरिया में एस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि उस बैकवर्ड एरिया के अंदर भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जा सके, उस बैकवर्ड एरिया को भी थोड़ा बहुत डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो कह रहा है कि इन बैंक्स को भी कवर किया गया आरबीआई के दायरे के अंदर। मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज को भी रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। किसके साथ साथ? कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ। फिर नेक्स्ट पैरा पे आओ। द लास्ट 2.5 decades have also seen growing integration of national economy and financial system with the globalizing world, while rising global integration of Indian economy has shown its own advantages in terms of expanding the scope and scale of growth of Indian economy. It also exposes India to global market, global shocks. Hence, maintaining financial stability became an important mandate for the Reserve Bank. Thus, in turn, has brought forth the need for effective coordination and consultation with other regulators within the country and abroad. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बैलेंस रखने के लिए, जो आरबीआई बैंक है वो अदर रेगुलेटर्स के साथ मिलके, चाहे वो अदर रेगुलेटर इंडिया के हो चाहे फॉरेन के हो, मतलब आरबीआई बैंक हमारी कंट्री को फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए अदर रेगुलेटर की भी हेल्प लेता है, उनसे रिकमेंडेशन लेता है, उनसे कंसल्ट करता है, उनकी एडवाइस लेता है। ये लिखा हुआ यहाँ पे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आगे। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रो आरबीआई के बारे में, जिसमें हमने 2-3 मेन बात पढ़ी कि स्टार्टिंग में जब आरबीआई बैंक बनाया गया था तो प्राइवेट बैंक था। आरबीआई बैंक एस्टेब्लिश किया गया आरबीआई एक्ट के अंडर, ठीक है, और 1949 में आरबीआई बैंक को नेशनलाइज किया गया। उसके बाद आरबीआई बैंक के कुछ मेन फंक्शन है, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव है जो आरबीआई एक्ट के प्रीएम्बल के अंदर डिफाइन किए हैं, जैसे कि नोट इशू करना, ठीक है, उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को स्टेबल करना, फाइनेंशियली कंट्री को स्टेबल करना, और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव हमको डिफाइन किए हैं। चलिए अब हम चलते हैं एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई। ये कह रहे हैं कि जो हमारा आरबीआई बैंक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से लेवल पे लोग काम करते हैं, वो सब हमें डिस्कस करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आरबीआई बैंक का, वो हमें अब पढ़ना है। देखिए, सेक्शन 3 ऑफ द आरबीआई एक्ट स्टेट्स दैट अ बैंक टू बी कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शैल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ करेंसी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये कह रहा है कि सेक्शन 3 जो है आरबीआई एक्ट का, सेक्शन 3 जो है आरबीआई एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि एक बैंक जिसको हम क्या बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक बनाया गया जिसको क्या बोला गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला गया। और क्यों बनाया गया, क्या पर्पस थी ये बैंक एस्टेब्लिश करने के पीछे, ताकि
हमारे इंडिया में जो करेंसी है, हमारे इंडिया की जो करेंसी है जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, उसका मैनेजमेंट किसने कवर कर लिया, किसने ले लिया? आरबीआई बैंक ने ले लिया। मतलब आरबीआई बैंक से पहले हमारी कंट्री के अंदर करेंसी कंट्रोल कौन करता था, करेंसी को मैनेज कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसे ही आरबीआई बैंक को एस्टेब्लिश किया गया, तो हमारी कंट्री की करेंसी को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का जो राइट है, वो सेंट्रल बैंक से कहां शिफ्ट हो गया सर? आरबीआई बैंक के पास शिफ्ट हो गया। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 फर्दर प्रोवाइड्स दैट बैंक शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट। जो आरबीआई बैंक है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, जिसके अंदर कंपनी के फीचर होंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे सर? कंपनी के फीचर होंगे, जैसे कि परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। ठीक है, खुद के नेम से केस कर सकता है आरबीआई बैंक, और आरबीआई बैंक के नेम पे भी केस हो सकता है। तो ये फीचर हमारी कंपनी के होते हैं, तो वही फीचर यहां पे डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद देखिए आगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई बैंक का जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, कौन कौन से लेवल पे कौन लोग काम करते हैं। देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि टॉप पे कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो आरबीआई बैंक में काम कर रहे हैं। उनके अंडर में गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जीएम, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, और लास्ट में है सपोर्ट स्टाफ। तो ये हिरार्की है किसकी? आरबीआई बैंक की। ये स्ट्रक्चर है आरबीआई बैंक का। चलिए जी, अब हम बात करते हैं जो सबसे टॉप लेवल पे, सबसे ऊपर हिरार्की में सबसे ऊपर जो बैठे हैं, सेंट्रल बीओडी, उनकी बात करते हैं। द सेंट्रल बीओडी इज एट द टॉप ऑफ आरबीआई बैंक। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल बीओडी है, जो सेंट्रल बीओडी है वो आरबीआई बैंक में टॉप पे काम करता है, सबसे ऊपर काम करता है। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रल बीओडी को अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। द सेंट्रल बोर्ड हैज द प्राइमरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरसाइट ऑफ फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। ये कह रहा है कि जो सेंट्रल बीओडी है उसमें डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एज पर आरबीआई एक्ट। मतलब अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर आरबीआई एक्ट में दे रखा है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल बीओडी अपॉइंट किया गया है वो क्या काम करेगा? उसकी प्राइमरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि क्या आरबीआई बैंक सही से फंक्शन कर रहा है, सही से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। It delegates specific functions to the local boards and various committees. It का मतलब क्या हुआ? Central Board of Directors. It का मतलब क्या हुआ? Central Board of Directors. ये कह रहा है कि Central Board of Directors चाहे तो अपनी कुछ पावर्स डेलीगेट कर सकता है, किनको? लोकल बोर्ड्स को और कमिटीज को, जो आरबीआई बैंक के अंदर बनाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट्स 14 डायरेक्टर्स ऑन द सेंट्रल बोर्ड। ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बोर्ड के अंदर 14 डायरेक्टर्स को, 14 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करेगी, इंक्लूडिंग 1 डायरेक्टर ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स। और अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 4 लोकल बोर्ड बनेंगे रिजर्व बैंक के, उन चारों लोकल बोर्ड्स में से एक एक बंदा एज ए डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड के अंदर नॉमिनेट किया जाएगा। तो जो 14 डायरेक्टर्स होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, उसके अंदर इंक्लूड है कौन? वो 4 डायरेक्टर जो डिफरेंट 4 लोकल बोर्ड्स में से नॉमिनेट किए जाएंगे। द अदर 10 डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब 14 में से 4 तो चले गए, 4 कहां से आएंगे? 4 जो 4 लोकल बोर्ड्स थे हमारे, वहां से एक ही डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। तो कह रहा है कि जो बाकी 10 बच गए वो कहां से आएंगे? वो जो बाकी 10 डायरेक्टर होंगे वो किसी ना किसी अलग अलग फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होंगे। ठीक है,
जैसे कोई एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सपर्ट होगा, कोई इंडस्ट्री फील्ड में, कोई ट्रेड में, कोई प्रोफेशन में, कोई इकोनॉमिक फील्ड में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से एक्सपर्ट बंदे होंगे, उनको हम बाकी 10 डायरेक्टर की पोस्ट पे नॉमिनेट करेंगे। ऑल दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो कह रहा है कि जो सेंट्रल बीओडी में लोग काम करेंगे, डायरेक्टर्स काम करेंगे, वो मैक्सिमम 4 years तक के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। द गवर्नमेंट ऑल्सो नॉमिनेट्स वन गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ डायरेक्टर representing the government who is usually the finance secretary to government of India and remains on the board during the pleasure of central government। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। कहां पे, सेंट्रल बीओडी के अंदर, ठीक है। और जनरली कौन होगा, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो कौन होगा, हमारी कंट्री का जो फाइनेंस सेक्रेटरी होगा उसी को हम एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। कहां पे, सीबीओडी के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, ये लिखा हुआ है। और ये कब तक काम करेगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर, ठीक है, ये स्पेशल डायरेक्टर है एक तरह से, तो ये जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तब तक काम करेगा। इसके ऊपर 4 साल वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बोल रहा है, अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, अभी डिस्कस किया है हमने, एंड देयर आफ्टर अंटिल द सक्सेसर इज नॉमिनेटेड। सक्सेसर मतलब आने वाला। तो कह रहा है कि जो डायरेक्टर है वो कब तक काम करेगा, 4 साल तक काम करेगा, ठीक है। 4 साल तक काम करने के बाद जब तक नया डायरेक्टर नहीं आता उसकी जगह पे, तब तक वो और काम करता रहेगा। मान लो 4 साल पूरे हो गए और जो नया डायरेक्टर है वो विद इन 1 month आफ्टर 4 years, 1 महीने के अंदर आएगा, तो 1 महीने तक और कौन काम करता रहेगा, पहले वाला डायरेक्टर काम करता रहेगा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आगे, द रिजर्व बैंक गवर्नर एंड ए मैक्सिमम ऑफ 4 डिप्टी गवर्नर्स आर ऑल्सो एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड। अब कह रहे हैं कि जो आरबीआई बैंक का गवर्नर होगा, आरबीआई बैंक का गवर्नर होगा, और आरबीआई बैंक के जो डिप्टी गवर्नर होंगे, आरबीआई बैंक के जो डिप्टी गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर बहुत से हो सकते हैं। मान लो आरबीआई बैंक के अंदर एक गवर्नर है और 6 डिप्टी गवर्नर है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो जो गवर्नर है आरबीआई बैंक का, वो भी क्या बनेगा, डायरेक्टर बनेगा। कहां पे, सेंट्रल बोर्ड के अंदर, प्लस एंड लिखा हुआ है, मतलब साथ में 6 डिप्टी गवर्नर थे, अभी हमने एग्जांपल लिया, उसमें से मैक्सिमम 4, उन 6 में से मैक्सिमम 4 क्या बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं। कहां पे, सेंट्रल बोर्ड के अंदर। तो सेंट्रल बोर्ड के अंदर वो बंदा भी डायरेक्टरशिप की पोस्ट होल्ड करेगा। कौन, जो आरबीआई बैंक में क्या है सर, गवर्नर है, प्लस आरबीआई बैंक के अंदर अगर 6, 7, 10 या 4 डिप्टी गवर्नर है, तो उनमें से हम मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर को एज ए डायरेक्टर की पोस्ट दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है। No act or proceeding of the board can be questioned on the ground merely of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of board। ये कह रहा है कि अगर बोर्ड के कंस्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, मतलब बोर्ड का जो कंस्टिट्यूशन हुआ वो सही नहीं हुआ, ठीक है, या फिर बोर्ड के अंदर कोई वैकेंसी है, तो बोर्ड के कंस्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है या फिर बोर्ड में कोई वैकेंसी है, और उस दौरान बोर्ड ने कोई प्रोसीडिंग परफॉर्म की, तो वो प्रोसीडिंग गलत नहीं मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी, लिखा हुआ है, ठीक है, वैलिड प्रोसीडिंग होगी। तो कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो बोर्ड परफॉर्म कर रहा है, कब, जब बोर्ड के अंदर कोई वैकेंसी है या फिर बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गड़बड़ है, तब भी वो प्रोसीडिंग वैलिड ही मानी जाएगी, ये लिखा हुआ है। अ रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन। ये कह रहा है जो डायरेक्टर 4 साल के बाद रिटायर हो रहा है, ठीक है, वो दोबारा से रीनॉमिनेट होने के लिए एलिजिबल है, यहां पे बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आओ सर लोकल बोर्ड के ऊपर। लोकल बोर्ड के बारे में अभी हमने जिक्र किया था कि
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 14 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे, उनमें से 4 डायरेक्टर कहाँ से आएंगे, जो 4 लोकल बोर्ड होंगे इंडिया में आरबीआई बैंक के, वहां से सब जगह से एक एक बंदा एज ए डायरेक्टरशिप की पोस्ट होल्ड करेगा सेंट्रल बीओडी के अंदर। अब वो लोकल बोर्ड है क्या और कहाँ कहाँ पे है उनके बारे में पढ़ना है। द रिजर्व बैंक ऑल्सो हैज 4 लोकल बोर्ड्स constituted by central government under the RBI Act, one each for west, east, north and south area of country। तो हमारे जैसे 4 दिशा है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं के अंदर एक एक क्या बनाया हुआ है, लोकल बोर्ड बनाया हुआ है, विच आर लोकेटेड इन मुंबई। वेस्ट का, वेस्ट डायरेक्शन का लोकल बोर्ड कहाँ पे है, मुंबई में है। ईस्ट का कहाँ पे है, कोलकाता में है। नॉर्थ का न्यू दिल्ली में है और साउथ का चेन्नई में है। ठीक है, तो 4 डायरेक्शन हो गई और 4 ही हमारे क्या हो गए सर, लोकल बोर्ड हो गए। कहाँ कहाँ पे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली। ईच ऑफ दिस बोर्ड्स हैज 5 मेंबर्स। ईच ऑफ दिस बोर्ड, हर एक बोर्ड के अंदर, मतलब मुंबई वाले बोर्ड के अंदर 5 मेंबर है, कोलकाता वाले बोर्ड के अंदर 5 मेंबर है, न्यू दिल्ली वाले बोर्ड के अंदर 5 मेंबर है और चेन्नई वाले बोर्ड के अंदर भी 5 मेंबर है। Each of these boards has 5 members appointed by central government। जब लोकल बोर्ड को कंस्टिट्यूट किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो लोकल बोर्ड में जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे वो भी कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, फॉर अ टर्म ऑफ 4 years एंड देयर आफ्टर अंटिल द सक्सेसर इज अपॉइंटेड। तो कह रहे हैं कि जो लोकल बोर्ड के मेंबर हैं वो भी मैक्सिमम 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे और 4 साल पूरा होने के बाद जितने दिन नया मेंबर नहीं आता तब तक पुराने वाला मेंबर अपना काम करता रहेगा, पोजीशन होल्ड रखेगा। दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। जैसे डायरेक्टर रिटायरमेंट के बाद भी री अपॉइंटमेंट के लिए, री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल थे, वैसे ही जो मेंबर हैं लोकल बोर्ड के, इनका भी 4 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद दोबारा से री अपॉइंटमेंट के लिए क्या है सर, एलिजिबल होते हैं। द मेंबर्स ऑफ लोकल बोर्ड शैल इलेक्ट फ्रॉम अमंगेस्ट देमसेल्फ 1 person टू बी चेयरमैन ऑफ बोर्ड। अब कह रहा है कि जो हर बोर्ड के अंदर 5-5 मेंबर होंगे ना, हर बोर्ड में कितने कितने मेंबर हैं सर, 5-5 मेंबर है, तो वो पांचों मेंबर मिलके इलेक्ट फ्रॉम अमंगेस्ट देमसेल्फ, वो जो 5 मेंबर है एक बोर्ड के अंदर, वो पांचों मेंबर मिल करके अपने में से ही, अपने पांचों में से ही किसी एक को क्या बनाएंगे सर, चेयरमैन बनाएंगे बोर्ड का, ये लिखा हुआ है। दीज बोर्ड्स रिप्रेजेंट्स टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया। अब जैसे मान लो नॉर्थ का बोर्ड होगा, जो नॉर्थ का बोर्ड होगा, नॉर्थ का जो बोर्ड है उसके पास कौन कौन से एरिया का जुरिस्डिक्शन होगा, नॉर्थ एरिया का जुरिस्डिक्शन होगा। तो कह रहा है कि जो ये 4 लोकल बोर्ड बना के दिए हैं हमने आपको, इन चारों बोर्ड का जुरिस्डिक्शन डिफाइन किया जाएगा। ये अपने अपने जुरिस्डिक्शनल एरिया के अंदर ही काम कर सकते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे, एंड एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड ऑन द मैटर सच एज इश्यूज रिलेटिंग टू लोकल कोऑपरेटिव एंड इंडिजीनियस बैंक्स। दे आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शंस दैट द सेंट्रल बोर्ड में डेलीगेट टू देम। और कह रहा है कि जरूरत पड़ने पे लोकल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड को एडवाइस करेगा, ठीक है, बैंकिंग मैटर्स के ऊपर, मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर, और सेंट्रल बैंक चाहे तो, सॉरी सेंट्रल बोर्ड चाहे तो अपनी कुछ पावर्स भी डेलीगेट कर सकता है, किनको, लोकल बोर्ड्स को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे ऑफिसेस एंड ब्रांचेस, कि जो आरबीआई बैंक है उसके लोकल बोर्ड के अलावा और कितने ऑफिस है, कितनी ब्रांचेस है, वो सब डिस्कस करना है। द आरबीआई बैंक हैज अ नेटवर्क ऑफ ऑफिसेस एंड ब्रांचेस थ्रू विच इट डिस्चार्जेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द यूनिट ऑपरेटिंग इन द 4 मेट्रोस मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई are known as offices, while the units located at other cities and towns are called branches। अब कह रहा है कि जो यूनिट्स आरबीआई बैंक की, जो यूनिट्स कहाँ पे है, मेट्रो सिटीज के अंदर है, कहाँ कहाँ पे, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में और चेन्नई में। जो यूनिट्स आरबीआई बैंक की इन 4 शहरों में है, उन यूनिट्स को हम ऑफिस बोलेंगे। और आरबीआई बैंक की ऐसी यूनिट्स जो कहाँ पे है, इन 4 शहरों को छोड़ के किसी और शहर में या किसी टाउन में है, तो उस यूनिट को हम ऑफिस नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, आरबीआई बैंक की ब्रांच बोलेंगे। करंटली द रिजर्व बैंक हैज इट्स ऑफिसेस इंक्लूडिंग ब्रांचेस एट
27 लोकेशंस इन इंडिया। और कह रहे हैं कि करंटली प्रेजेंट में इंडिया में ऑफिस प्लस ब्रांच, आरबीआई बैंक की ऑफिस प्लस ब्रांच मिला करके कितने हैं, 27 है पूरे इंडिया के अंदर। द ऑफिसेस एंड लार्जर ब्रांचेस आर हेडेड बाय अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सीजीएम designated as regional director, while smaller branches are headed by a senior officer of the rank of general manager। अब कह रहे हैं कि जितने भी ऑफिस हैं, ऑफिस किनको बोलेंगे, मेट्रो सिटीज के अंदर जो आरबीआई बैंक की यूनिट्स हैं उन्हें ऑफिस बोलेंगे। तो कह रहे हैं जितने भी ऑफिस आरबीआई बैंक के हैं और जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांचेस आरबीआई बैंक की है, उनके अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी वो कौन से रैंक की होगी, सीजीएम के रैंक की होगी, चीफ जनरल मैनेजर। और उसके बाद बोल रहा है कि जो छोटी ब्रांचेस होंगी वहां पे जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी वो कौन सी होगी, जीएम की होगी, ये बोल रहा है, जनरल मैनेजर की। फिर नेक्स्ट देखिए आगे, द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर। अभी इनके बारे में भी बात किया था हमने कि जो गवर्नर होगा आरबीआई बैंक के अंदर वो एक्स ऑफिशियो क्या बनेगा, सेंट्रल बीओडी का डायरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और डिप्टी गवर्नर में से भी हम मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स को सेंट्रल बीओडी के अंदर एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो गवर्नर होगा आरबीआई बैंक का वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। जैसे एक कंपनी के अंदर सीईओ होता है वैसे ही आरबीआई बैंक का सीईओ कौन बनेगा सर, गवर्नर बनेगा। द गवर्नर सुपरवाइजेस एंड डायरेक्ट्स द अफेयर्स एंड बिजनेसेस ऑफ आरबीआई। अब कह रहे हैं कि जो गवर्नर है उसका फंक्शन क्या होगा, क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा। एक तो गवर्नर सुपरवाइज करेगा, दूसरा डायरेक्शंस मतलब ऑर्डर्स पास करेगा कि आरबीआई बैंक के जो अफेयर्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं वो सही से हो रही है कि नहीं हो रही, उनको लेकर के ऑर्डर्स पास करेगा और उन एक्टिविटीज पे देखरेख करेगा। कौन, गवर्नर। द मैनेजमेंट टीम ऑल्सो इंक्लूड्स डिप्टी गवर्नर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो कह रहे हैं गवर्नर के साथ साथ डिप्टी गवर्नर भी शामिल है काम करने के लिए और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी शामिल है काम करने के लिए। The governor and deputy governors devote their whole time to the affairs of bank and receive such salaries and allowances as may be determined by central board with the approval of central government। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो गवर्नर होगा और जो डिप्टी गवर्नर्स होंगे, गवर्नर एक ही होगा, डिप्टी गवर्नर्स काफी सारे हो सकते हैं, ये सभी होल टाइम बेसिस पे अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नर की और डिप्टी गवर्नर्स की सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस क्या होंगे, अदर बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल बोर्ड डिसाइड करेगा। किससे अप्रूवल लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के, ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आगे, द डिप्टी गवर्नर एंड द डायरेक्टर nominated may attend any meeting of the central board and take part in its deliberations but shall not be entitled to vote। डिप्टी गवर्नर जो होगा और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, ये डायरेक्टर कौन है सर, ये वाले, इनकी बात हो रही है। डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, पर वोटिंग करने का राइट नहीं है। किनको किनको, डिप्टी गवर्नर को और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, इनको वोटिंग करने का राइट नहीं है, मीटिंग अटेंड करने का राइट है इनको। However, when the governor is for any reason unable to attend any such meeting, a deputy governor authorized by him in this behalf in writing may vote for him at that meeting। पर कह रहा है कि अगर किसी सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग के अंदर, एक ऐसी मीटिंग जो सेंट्रल बोर्ड की होने वाली है और कोइंसिडेंटली उस मीटिंग के अंदर गवर्नर नहीं आ सकता, किन्हीं भी कारणों की वजह से गवर्नर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो जो डिप्टी गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर काफी सारे होंगे। अब गवर्नर क्या करेगा, जितने भी डिप्टी गवर्नर हैं उनमें से किसी एक को ऑथोराइज करेगा कि आप मेरी जगह पे मीटिंग अटेंड करना और मेरे बिहाफ पे आप क्या करना सर, वोट कर देना। तो डिप्टी गवर्नर को यूं तो मतलब डिप्टी गवर्नर को अपने लेवल पे अपनी तरफ से वोट करने की पावर नहीं है, राइट नहीं है, पर अगर डिप्टी गवर्नर गवर्नर की जगह बैठा है मीटिंग के अंदर, गवर्नर ने ऑथोराइज किया है डिप्टी गवर्नर को कि आप मेरी जगह पे मीटिंग अटेंड करो, उस केस में डिप्टी गवर्नर गवर्नर के बिहाफ पे वोटिंग कर सकता है। द गवर्नर एंड ए डिप्टी गवर्नर होल्ड द ऑफिस फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स व्हेन अपॉइंटिंग देम एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट।
तो कह रहे हैं कि जो गवर्नर है और जो डिप्टी गवर्नर है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे और री अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है, कब? रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया, किसका सर? आरबीआई बैंक का, जहाँ पे हमने सेंट्रल बीओडी की बात की, लोकल बोर्ड्स की बात की, आरबीआई के ऑफिसेस और ब्रांचेस की बात की, उसके बाद हमने आरबीआई बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की भी बात की। ठीक है, चलिए इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने आरबीआई के बारे में बेसिक बातें पढ़ी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो कुछ आपको सिमिलर पॉइंट्स मैक्रो के बुक से मिलने वाले हैं, जो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़े होंगे अगर आपके पास मैक्रो रही होगी तो। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।